So basically today I am going to cover Union and its territory chapter from Indian Lakshmikant polity. So basically we are going to revise the short notes of this chapter. So this is only a short notes and I am not a teacher, I am also a student. So basically I am going to revise it. Union of a state. Okay. Article 1 describe India, that is Bharat, as a union of state rather than a federation of state. So as we know that Article 1 of the Constitution describe India, that is Bharat, as a union of state, not a federation of state. So भारत हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट. सो बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट. यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ यह होता है कि जो हमारा देश बना है बेसिकली इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब ढेर सारे स्टेट को यूनाइट करके एक कंट्री बनाया गया है. और फेडरेशन ऑफ स्टेट है. फेडरेशन मतलब क्या होता है? फेडरेशन मीन्स लाइक वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू बॉडी. फॉर एग्जाम्पल स्टेट के पास उसकी खुद की पावर है और यूनियन के पास उसकी खुद की पावर है. सो बेसिकली पावर डिवाइडेड है, लेकिन जो भारत है इट्स बेसिकली अ यूनियन ऑफ स्टेट rather than a federation of state. First schedule of a constitution lists the name of a state and their territory. So basically जो first schedule है constitution की, it tells about the names of state and their territories. तो पहला शेड्यूल हमें बताता है कि स्टेट के नाम के बारे में और टेरिटरीज के बारे में. Phrase union of state has been preferred to federation of state for two reasons. One, Indian federation is not a result of a agreement. तो जो फ्रेज अभी हम लोगों ने पढ़ा यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा क्यों बोला जाता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोलते? वी यूज टू से व्हाट? यूनियन ऑफ स्टेट. व्हाई? बिकॉज Indian federation is not a result of any agreement. Federation means what? As I have told earlier कि फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ पे पावर दो बॉडी में डिवाइड होता है. फॉर एग्जांपल स्टेट के पास उसकी खुद की पावर होती है और यूनियन के पास उसकी खुद की पावर होती है. ठीक है, तो इंडिया इज अ फेडरेशन, इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. मतलब जब भी इंडिया बना, जब भारत का निर्माण हुआ, तो उसके साथ जितने भी स्टेट जुड़े, the state united with that our country India, that is not because of any agreement. वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट नहीं किया गया था कि भैया आप इतने साल के लिए हमारे इंडिया के साथ जुड़ जाइए या ऐसा कुछ नहीं. जितने भी स्टेट भारत के साथ जुड़े हैं बेसिकली दे आर फॉर द लाइफ टाइम, हमेशा के लिए हुए हैं. उनके साथ कोई किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं किया गया था कि इतने ही समय तक आप रहेंगे. और दूसरी सबसे मुख्य रीज़न जो है, स्टेट हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन. और स्टेट के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो फेडरेशन को छोड़ दे. मतलब स्टेट चाह कर भी अपने आप को यूनियन से अलग नहीं कर सकता, भारत से अलग नहीं कर सकता, बिकॉज दे डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ पावर. ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट rather देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. According to Article 1, the territory of India can be classified into three categories. अब आर्टिकल 1 के तहत जो भारत का स्टेट या टेरिटरी है बेसिकली तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तीन कैटेगरी में. पहला क्या है? टेरिटरीज ऑफ स्टेट. सेकेंड वन इज यूनियन ऑफ स्टेट. Territories that may be acquired by the government of India at any time. तो पहला जो है बेसिकली क्या है, तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है टेरिटरीज को. तो पहला क्या है? टेरिटरी ऑफ स्टेट. स्टेट की टेरिटरी क्या है? मतलब स्टेट जो राज्य होता है. फिर दूसरा है यूनियन टेरिटरी. इट मीन्स दैट केंद्र शासित राज्य. तीसरा जो टेरिटरी होता है दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. तीसरा जो है, मान लो भविष्य में भारत किसी दूसरे पार्ट के हिस्से को, लैंड के हिस्से को ऑक्युपाइड कर लेता है किसी भी तरीके से, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया ओनली.
ठीक है। यहाँ पे टेरिटरीज का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी। सो टेरिटरी ऑफ स्टेट मीन्स राज्य की बाउंड्री कहाँ तक है, दूसरा यूनियन टेरिटरी, और तीसरा ऐसा टेरिटरी जो भारत सरकार के द्वारा कभी भी ऑक्युपाई एक्वायर्ड किया जा सकता है। ये तीनों आर्टिकल 1 के अंतर्गत आते हैं। नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य के नाम और राज्यों के नाम और केंद्र शासित राज्यों के नाम, इन सभी का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द आर्टिकल 1. It describes India, that is Bharat, as a union of states rather than a federation of state. This provision deals with the two things: one, name of a country, and the two, type of polity. तो आर्टिकल 1 बेसिकली भारत के बारे में बताता है कि भारत जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट है, इसके द्वारा हमें दो चीज़ देश के बारे में पता होता है कि नेम ऑफ कंट्री एंड सेकेंड वन इज अ टाइप ऑफ पॉलिटी, मतलब किस तरह का वहाँ पे राजनीति या राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही हैं। आर्टिकल 2 ग्रांट टू पावर्स टू द पार्लियामेंट, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। तो जो आर्टिकल 2 होता है, आर्टिकल 2 बेसिकली इट्स गिव पावर टू पार्लियामेंट ताकि वो किसी नए स्टेट को बना सके, और दूसरा द पावर इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ अ न्यू स्टेट, जो न्यू स्टेट बन रहा है उसको पावर दे सके, और दूसरा कि नया न्यू स्टेट को पावर दे सके, और दूसरा जो है वो नया स्टेट को इस्टेब्लिश कर सके, किसी नए स्टेट को बना सके। The first refers to the admission of state which are already in existence, while the second refers to the establishment of state which were not in existence. तो आर्टिकल 2 जो है बेसिकली टेल्स अबाउट द पावर गिवन टू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। जो भी भारत में जितने भी राज्य हैं उनको कैसा पावर दिया गया है, जो पावर दिया गया है उसके बारे में बताता है। और दूसरा जो आर्टिकल 2 में है वो बताता है कि स्टैब्लिश न्यू स्टेट, नए स्टेट को बनाने के लिए। सपोज दैट अगर भविष्य में हमारा देश किसी और जगह को ऑक्युपाइड कर लेता है और उसे एक नए स्टेट का दर्जा मिलता है तो उसके लिए है। आर्टिकल 3, सो बेसिकली दिस आर द पावर गिवन टू द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट एंड टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, जो आर्टिकल 2 है बेसिकली ये पार्लियामेंट को पावर देती है न्यू स्टेट बनाने के लिए और नए स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो अभी एक्सिस्टेंस में नहीं है। एक इसके लिए है जो एक्सिस्टेंस में है, मतलब जो अभी स्टेट हमारे पास है उनके लिए है, और पी वाला है उनके लिए जो अभी है नहीं, हो सकता है भविष्य में बनाए जा सके। आर्टिकल 3, Parliament to form a new state by separation of a territory from any state or by uniting two or more state or part of or uniting any territory to a part of any state। अब आर्टिकल 3 जो है बेसिकली ये बताता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है नए स्टेट के निर्माण के लिए। अभी नया स्टेट कैसे बन सकता है? फॉर एग्जांपल अगर 2 स्टेट हैं, 2 राज्य हैं, हो सकता है उन 2 राज्यों को आपस में जोड़ के एक नया राज्य बन जाए, या फिर उस राज्य को थोड़ा सेपरेट करके उसमें से थोड़ा जगह निकाल के फिर राज्य बनाया जा सके। सो दैट इज़ पावर गिवन टू द पार्लियामेंट नए स्टेट बनाने के लिए। न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, या उस टेरिटरी को सेपरेट करके नया स्टेट बना जाए। सपोज दैट अगर कोई जगह है, कोई स्टेट है, अगर पहले से ही एक स्टेट है, हो सकता है उस स्टेट का 2 पार्ट कर दिया जाए, और उससे 2 पार्ट करने के बाद एक नए स्टेट को जन्म देना या दिया जाए, बनाया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोविज़न इन आर्टिकल 3। या हो सकता है कि पहले से कोई 2 स्टेट है
और उन दो स्टेट को आपस में मिलाकर एक नया स्टेट बनाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो नए स्टेट को, नए राज्य को बनाने के लिए क्या क्या प्रोविज़न है या कैसे बनाया जा सकता है नया स्टेट? पहला पहला बता दिया हमने। सेकेंड वन इज़ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी स्टेट की एरिया को बढ़ाकर, कोई राज्य है जो कि किसी जगह तक सीमित है, उसका जगह और बढ़ा दिया जाए। सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। दूसरा, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी स्टेट का जगह कम कर दिया जाए तो भी नई स्टेट बना दिया सकता है। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। किसी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा दिया जाए। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। किसी स्टेट के नेम को बदल के कुछ दूसरा रख दिया जाए। दिस इज ऑल्सो द प्रोविजन इन आर्टिकल 3। Above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of a president। तो जितने भी चीज़ हैं एक स्टेट को बनाने के लिए, चाहे वो स्टेट की जगह को इंक्रीज करके बनाया जाए या किसी स्टेट को यूनाइट करके बनाया जाए या किसी टेरिटरी की बाउंड्री को इंक्रीज करके बनाया जाए, ये तभी होगा जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन उस पर ले, तभी हो सकता है। ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन स्पेसिफिक पीरियड। तो जब भी प्रेसिडेंट के पास से आएगा फॉर द रिकमेंडेशन, तो प्रेसिडेंट उसको रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेशन यानी कि विधानसभा, जो राज्य की होती है लेजिस्लेचर असेंबली, वहाँ पे इसको भेजेगा और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में उसको बताना होता है कि क्या किया जाए इस पर। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इंक्लूड द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग एनी पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी। तो नए स्टेट बनाने के लिए या तो किसी स्टेट की टेरिटरी को इंक्रीज कर दिया जाए या फिर डिक्रीज कर दिया जाए, किसी दो स्टेट को यूनाइट करके एक नया स्टेट बनाया जा सके। दिस इज ऑल्सो प्रोविजन। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ऐसा नहीं है कि सपोज दैट प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, और अगर प्रेसिडेंट भेज दिया है उसको विधानसभा में ताकि विधानसभा भी उस पर अपना राय दे सके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट विधानसभा की बात मान ही ले। प्रेसिडेंट अगर जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। इट इज़ इन हिज हैंड ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और अल्टर द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। तो दैट पावर इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट कि अगर वो चाहे तो अपनी बाउंड्री को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है बिना विधानसभा से पूछे या पाछे। इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब एज अ इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। सो दिस इज अ फ्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। इंडिया इज डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी, इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब एज एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है कि जो भारत है, यहाँ की जो यूनियन है, बेसिकली यूनियन अगर चाहे तो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट स्टेट डिडंट हैव एनी पावर टू डिस्ट्रॉय द यूनियन। मतलब अगर स्टेट चाह कर भी यूनियन से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस फ्रेज मीन्स। स्टेट चाह कर भी यूनियन से अलग नहीं हो सकता, लेकिन अगर यूनियन चाहे तो स्टेट को अलग कर सकता है। आर्टिकल 4 declares that law made for the admission or the establishment of new state under Article 2 and the formation of a new state and alteration of a boundary or name of existing state. Article 3 are not to be considered as the amendments of the Constitution under Article 368. Are not considered as amendment of the Constitution under Article 368. तो जब भी नए स्टेट को बनाना होगा या बाउंड्री इंक्रीज करनी होगी, तो
जो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे ऐसा कर सकता है, जिसके लिए उसको आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज वी नो दैट आर्टिकल 368 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सच लॉ कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो जो ये स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज करना या स्टेट की बाउंड्री को कम करके या नया स्टेट बनाने के लिए बेसिकली आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो सकता है और इस पे काम हो सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली। Now we'll discuss about the various commission in the evolution of a state and its and union territories. अब बात करेंगे कि जो इस भारत में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बनी, राज्य और केंद्र शासित राज्य जितने बने, उसे बनाने के लिए कुछ कमिटियां गठित की गई थी, कुछ कमीशन बनाए गए थे। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो फर्स्ट कमीशन इज दैट इज धार कमीशन। ओके, धार कमीशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। Accordingly, in June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Province Commission under the chairmanship of S.K. Dhar to examine the feasibility. तो 1948 में धार कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो स्टेट है इसको बनाया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषाई तौर पे स्टेट को डिवाइड किया जा सके या इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके लिए धार कमीशन को बनाया गया था और इसके चेयरमैन थे एस के धार। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1948 एंड रिकमेंडेड दैट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन द लिंग्विस्टिक फैक्टर। ठीक है, तो जो धार कमीशन बना, इंडियन गवर्नमेंट ने धार कमीशन बनाया और बताया, इसमें इसके जो चेयरमैन थे इसके धार, और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जो स्टेट है बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन 1948 में धार कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और बताया कि जो स्टेट है इसको भाषाई तौर पे नहीं बल्कि प्रशासनिक तौर पे बनाया जाए, ताकि उसमें प्रशासन को चलाने या एडमिनिस्टर करने में काफ़ी आसानी हो। सो रिकमेंडेड द रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रैदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। फिर आता है जेबीपी कमिटी। जेबीपी इट्स मीन्स दैट जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ता भैया सीतारमैया। ठीक है, इट कंसिडर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ता भाई सीतारमैया एंड हेंस वाज नोन एज जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी का नाम रखने के पीछे का जो लक्ष्य था, रीज़न था बेसिकली बिकॉज इन दिस कमेटी देर इज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस लीडर्स आर ओवर देयर, जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ता भाई सीतारमैया। So that's why it is known as the JVP committee. 1948, constituted in 1948, submitted its report on 1949. Forming exact language as a basis of reorganization of a state. तो JVP कमेटी भी क्या किया कि जो भाषाई तौर पे स्टेट को रिओर्गनाइज करने का जो इंडियन गवर्नमेंट बात कह रही थी, बेसिकली उसे इसने भी डिनाई कर दिया कि नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर थिंग्स। ओके, सो दे हैव ऑल्सो रिजेक्टेड रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज। However, in October 1953, Government of India was forced to create first linguistic state known as Andhra State by separating the Telugu-speaking area from the Madras State. तो जेवीपी कमेटी भी क्या किया, रिजेक्ट कर दिया स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषाई तौर पे स्टेट बनाने के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स किया गया 1953 में कि इसे जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाना पड़ेगा। तो आंध्र स्टेट पहला ऐसा स्टेट बना जो कि
लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। मद्रास के स्टेट में जितने भी कुछ पॉपुलेशन, जितने भी एरिया जो तेलुगु स्पीकिंग करते थे, जो तेलुगु बोला करते थे, बेसिकली उनको डिवाइड करके, उनको सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया, दैट इज आंध्र स्टेट। नाउ फैजल अली कमीशन, December 1953, a 3 members state reorganization commission under the chairmanship of Fazal Ali. It also its other 2 members were K.M. Panikar and H.N. Kunjuru. Submitted its report in 1955 and broadly accepted language as a basis of reorganization of a state. Rejected the theory of a one language one state. तो फैजल अली कमीशन भी जो कि इसने एक्सेप्ट फैजल अली कमीशन एक्सेप्टेड दैट रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज। रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो फैजल अली कमीशन ने वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी थी बेसिकली इसको डिस्कार्ड किया, इसको रिजेक्ट किया। Commission suggests the abolition of a four-fold classification of a state and territory. Now we will discuss about State Reorganization Act 1956. New state and union territory created after 1956. तो जितने भी नए स्टेट बनाए गए या यूनियन टेरिटरी बनाए गए आफ्टर 1956 में, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। सो 1956 केरला बना, केरला को बनाया गया त्रेवनकोर के कुछ एरिया को लेकर और कोचीन प्लस साउथ कैनरा को एरिया को लेकर केरला को बनाया गया। आंध्र प्रदेश बना आंध्रा और हैदराबाद को जोड़कर। मध्य प्रदेश बना मध्य भारत और विंध्या प्लस भोपाल को जोड़कर। न्यू यूनियन टेरिटरीज लाइक लैकाडीव, मिनिकॉय, एमिंडवी आइलैंड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ डिटैच फ्रॉम द मद्रास स्टेट। तो मद्रास स्टेट से इसको डिटैच करके अलग करके जो कि नई यूनियन टेरिटरी को बनाया गया। नाउ इन 1960 महाराष्ट्र और गुजरात को बिफरकेट किया गया। 1961 में दादरा और नगर हवेली बनाया गया।